नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस शैक्षणिक वर्ष के लिए हमारी पुस्तिका रहेगी वसंत भाग 3, यह पाठ्य पुस्तिका रहेगी और साथ ही साथ भारत की खोज यह पूरक वाचन के लिए रहेगा। तो बच्चों, आज की हमारी जो कक्षा है वो है वसंत भाग 3 से पहला पाठ यानी कि पहली कविता ध्वनि, और जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो छायावादी कवि हैं, और छायावादी कविताओं की विशेषता क्या होती है पता है बच्चों? ये प्रकृति के ऊपर ज़्यादातर रचना कर उसके माध्यम से लोगों में अपना मूल्य समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कविता की तरफ बढ़ने से पहले हम आज ध्वनि कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय करेंगे। तो सबसे पहले कवि परिचय में उनका जन्म देखेंगे। त्रिपाठी जी का जन्म 21 फरवरी 1899 में मेदिनीपुर में हुआ। अभी मेदिनीपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में आता है। पश्चिम बंगाल में ये व्यवसाय से ही लेखक और कवि हैं। इनका पेशा क्या है? कवि और लेखक। और इनका जो काल है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल। इनका युग छायावादी युग है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण कृति वो ऐसी ही देखिए। ये भी जो कवि हैं अलग अलग विधाओं में इन्होंने लेखन किया है। सबसे पहले देखिए उनके उपन्यास। उपन्यास में अप्सरा, प्रभावती, और कुल्ली भाट, ये जो उपन्यास हैं उनके महत्वपूर्ण कृति में जाना जाता है। उसके बाद कहानी संग्रह जो है देखिए लिली, सखी, चतुर चमार, ये कहानी संग्रह है। उसी के साथ साथ उन्होंने कविता लेखन भी किया है। तो उसमें अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, बेला, गीत कुंज, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि, ध्वनि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि का अर्थ होता है बच्चों आवाज। और निराला जी ने अपने मन की आवाज से
प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से आपको जगाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इस कविता में कवि ने ध्वनि के बारे में बताया है कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। ये ध्वनि जो आ रही है कवि के मन से आ रही है, और मन के अंदर से आने वाली जो ध्वनि है उससे प्रेरित होकर कवि ने ये कविता लिखी है। तो कविता की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती होती हूँ कि कवि प्रकृति के चित्रण द्वारा नवयुवकों की पीढ़ी को ये समझाना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़कर नए उत्साह से, साहस से और जोश के साथ अपने जीवन का आनंद ले। इस कविता के माध्यम से कवि युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। ठीक है, प्रकृति में फूलों की अरमार है, यानी कि बहुत सारा, मतलब हमारी जो प्रकृति है वो हरी भरी है, वन संपत्ति से भरी है, फल फूलों से युक्त है ना। तो उसकी सुंदरता जो है वो चारों तरफ फैली है। कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी आया है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम जानना चाहें तो पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी आई, उस महामारी में उनके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हुई, लेकिन उन्होंने नए चेतन के साथ देश के हर एक नव युवकों को संदेश देने के लिए अपने लेखन के माध्यम से शुरुआत किया। और इस कविता के माध्यम से भी वो कहते हैं कि हमारे जीवन में जो वसंत ऋतु, पता है ना बच्चों, वसंत ऋतु आने के बाद सब तरफ हरियाली छाती है ना। तो इसी वसंत ऋतु का लाभ कर लेते हुए कवि कहते हैं कि अभी अभी मेरे जीवन में वसंत आया है और इसका अंत अभी होने वाला नहीं है ना। यानी कि नया उत्साह मेरे शरीर में भरा है, जोश भरा है, जिसकी सहायता से मेरी वजह से युवा पीढ़ी जागरूक हो जाए। इसी संकल्प के साथ, इसी उत्साह के साथ कुछ दिन क्या करेंगे, ये जो वसंत हमारे जीवन में आता है ना, तो ये जो वसंत है अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये वसंत अभी अभी आया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, कविता की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इस कविता में आए कठिन शब्दार्थों के अर्थ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डलियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि पूरे उत्साह से संकल्प किया है कि मेरे जीवन में जैसे अभी अभी वसंत आया है, उसी प्रकार से मेरे जो ये नवयुवक हैं उनको भी मैं चेतना देना चाहता हूँ। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आलस को छोड़कर नए उत्साह, नए साहस और जोश से अपने जीवन की तरफ देखें और उसका आनंद लें। ठीक है बच्चों, तो चलिए कविता में आए कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्ति। अंत का अर्थ होता है
समाप्ति। ठीक है, मृदुल यानी कि कोमल। मृदुल का अर्थ होता है बच्चों कोमल। वसंत यानी कि यह एक ऋतु है, ऋतु का नाम। पात यानी कि पत्ता। ठीक है, गात यानी कि शरीर। स्वप्न सपना। कलियों कलियां। कलियों यानी कि कलियां, यानी कि फूलों की जो कली होती है उसको कलियां कहते हैं। मनोहर यानी कि सुंदर। तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ। नींद से अलसाया हुआ। लालसा, लालसा का अर्थ होता है बच्चों लालच। लालसा का अर्थ होता है लालच। अमृत यानी कि सुधा। और अनंत जिसका कभी अंत नहीं हो। जिसका कभी अंत न हो उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने कठिन शब्दार्थ दिए हैं, ये जो शब्दार्थ हैं ये समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं। एक शब्द के लिए मैंने पर्याय दिया है, दूसरा शब्द, और जिस प्रकार हम इसे समानार्थक शब्द कहते हैं उसी प्रकार इसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो कविता में आए जो कठिन शब्द हैं उनको एक बार फिर से देखते हैं। अंत का पर्याय है समाप्ति। हाँ, मृदुल यानी कि कोमल, वसंत यानी कि ऋतु का नाम है ये, या तो किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। पात यानी कि पत्ता, गात यानी कि शरीर, स्वप्न यानी कि सपना, कलियों यानी कि कलियां, जो फूलों की कली होती है, जो सुबह होने पर कलियां वो जो खिल जाती है उसे कलियां कहते हैं। मनोहर यानी कि सुंदर, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ। हाँ, जब आपको सुबह कोई उठाता है ना, शरीर में आलस होता है, हाँ, तब आप किस प्रकार से उठते हो? हाँ, उसको तंद्रालस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि नींद में रहते हो ले आलस भी देते हो, उठना नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तंद्रालस। लालसा यानी कि लालच, अमृत यानी कि सुधा, अनंत यानी कि जिसका कभी न अंत हो। ये जो अनंत शब्द है, ये अनंत शब्द एकल शब्द में आता है, और इसका विग्रह अगर हम करने जाते हैं तो जिसका कभी न अंत हो। ठीक है बच्चों, ये जो शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आप समानार्थक शब्दों के रूप में भी ले सकते हो, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों 8वीं कक्षा में हो, 8वीं कक्षा में किस प्रकार से व्याकरण को सिखाया जाता है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में आपके पाठ के साथ भाषा की बात में व्याकरण दिया गया है।
ठीक है बच्चों। और जिस प्रकार पाठ में व्याकरण भाग आएगा उसी के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी और आपको वो नोट भी करना है। हाँ, तो बच्चों आज जो ध्वनि कविता है, सारांश में बताती हूँ एक बार फिर से। इस ध्वनि कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या कहने की कोशिश की है। कवि ने इस कविता में, क्योंकि निराला जी जो हैं वो छायावादी कवि हैं, ठीक है, वो छायावादी कवि हैं। और छायावादी कवि जो होते हैं वो प्रकृति के चित्रण द्वारा अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे फूल फल इन सब के चित्रण के द्वारा वो क्या करते हैं, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। तो शॉर्ट में इसका सारांश इस प्रकार रहेगा बच्चों। देखिए अभी हम कविता की तरफ बढ़े नहीं हैं, तो छोटा सा कविता का सारांश मैं आपको बताने जा रही हूँ। कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा जो नवयुवक हैं, हाँ, जो नवयुवक हैं उनके पीढ़ी को ये समझाना चाहते हैं कि जो भी आपके मन में आलस बैठा है उसे छोड़ो और नए उत्साह से, नए साहस से, नए जोश के साथ जीवन का आनंद लो। ठीक है। और इस कविता में कवि ने युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। क्योंकि प्रकृति में जिस प्रकार से फूल पौधे पेड़ हैं, जिस प्रकार उनके जीवन में वसंत आता है, उसी प्रकार हमारे भी जीवन में वसंत आता है। कवि क्या कहते हैं, मेरा भी अभी अंत हुआ नहीं है, मेरे जीवन में अभी मृदुल वसंत आया है और मैं इसका आनंद लेता हूँ, मेरे मन में इतना आनंद है, तो आपको भी इस प्रकार का आनंद लेना चाहिए। यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी आया है, अर्थात हमारे जीवन में जो उत्साह जोश भरपूर, इसकी भरपूर क्षमता है और उसका आनंद लेने वाला कौन है, हम ही तो हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारा अंत अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमारे जीवन में वसंत आया है, यानी कि नया जोश हमारे जीवन में निर्माण हुआ है। और इसी की वजह से क्या हो जाएगा, नव पीढ़ी क्या हो जाएगी, जागरूक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हाँ। और इसी के साथ हमारी ये कक्षा जो है यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। और आपका जो होमवर्क है, इस कविता की शुरुआत में मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का कवि परिचय करवाया है, उसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है बच्चों। और साथ ही साथ जो कठिन शब्दार्थ मैंने दिए हैं, उन कठिन शब्दार्थों को भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आज इसी के साथ आज की ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।